यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई जाने माने अभिनेता मास्टर राजू से। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। मास्टर राजू से बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। पहले कभी न हमने कहा, लो आज सनम ये कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। नमस्कार श्रोताओ, दोस्तों याद कीजिए अपना बचपन, 4 साल की उम्र। उस उम्र में आप क्या करते थे, क्या कर रहे थे, याद है आपको? जी नहीं, शायद ही कोई होगा जिसे वो याद होगा। मगर आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स पधारे हैं जो उस उम्र में कैमरा फेस कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को याद होगा ये नाम, मास्टर राजू। आइए स्वागत करते हैं राजू जी का। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण में आने का जो मुझे निमंत्रण आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाता आप लोगों के साथ बहुत पुराना रहा है। जब आप लोगों का स्टूडियो शहर के उस कोने में हुआ करता था और जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त भी मैंने कई रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं, और यहाँ पर भी आया हूँ मेरे ख्याल से, लेकिन अब उसको भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तभी भी यहाँ पर भी आकर मैंने कुछ प्रोग्राम किए हैं, और हर बार जब यहाँ पर आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और हिंदी का जो कमांड आप लोगों का है, और आप लोगों ने जो सभ्यता, संस्कृति, भाषा को जो आप लोगों ने इस ज़माने में भी पकड़ के रखा है, तो बहुत मज़ा आता है आप लोगों की आवाज़ सुनकर, आप लोगों की बातें सुनकर। धन्यवाद राजू जी। लोग आपको मास्टर राजू के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। तो राजू जी, 70 का दशक हो, 80 का दशक हो, हम फिल्मों की तरफ देखते हैं तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। 70 में फिल्में बनती थी, उनका जॉनर कुछ अलग हुआ करता था, तकनीक अलग थी। 80 में और बदलाव आया, 90 में तो बहुत ज्यादा बदल गई थी फिल्में। आपने एक अभिनेता के रूप में, चूंकि आप भी बाल कलाकार से एक युवा कलाकार हो चुके थे अब, तो ये बदलाव किस तरह से महसूस किया? इसका बहुत ही लंबा जवाब है मेरे पास। देखिए, प्रोफेशनलिज्म और वर्किंग कल्चर पहले भी था जी, प्रोफेशनलिज्म आज भी है। उस वक्त जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी और उस वक्त जो माहौल था जी, वो उस वक्त के हिसाब से करेक्ट था। आज जो फैसिलिटीज है वो आज के हिसाब से करेक्ट है। अब आज वैनिटीज मिलती हैं, उस वक्त वैनिटीज का कल्चर ही नहीं था, तो ठीक है उस वक्त नहीं मिलती थी। आज इंटरनेट की वजह से आज वर्ल्ड सिनेमा से आप एक्सपोज हो गए हैं जी, तो उस तरीके की फिल्में आज बनती है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर डायरेक्टर्स आते हैं सेट पर। हर डिपार्टमेंट अलग बन गया है। कास्टिंग डायरेक्टर एक अलग डिपार्टमेंट बन गया है। पहले जैसे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर ही कास्टिंग करता था या डायरेक्टर खुद ही कास्टिंग करता था, अब लुक के लिए या एक प्रोडक्शन टीम एक अलग हो गई है, पोस्टर डिजाइनिंग की एक अलग टीम हो गई, मार्केटिंग की एक अलग टीम हो गई है, प्री प्रोडक्शन की एक अलग टीम हो गई है। तो चीजें बहुत लोगों के बीच बट गई है और सब लोग ट्रेंड हैं, सीख कर आए हैं और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन जी साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जाकर सोल, कहीं जाकर आत्मा मिस हो जाती है कई फिल्मों में। अच्छा, क्योंकि हम लोग टेक्निक को लेकर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं और लुक को इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि कहीं जाकर जो फिल्म की आत्मा होती है, सोल होती है, वो कहीं जाकर मर जाती है। आप पुरानी फिल्में देखिए, बहुत सिंपल
ऐसा नहीं था कि उस जमाने में थ्रिलर्स नहीं बने या उस जमाने में मर्डर मिस्ट्रीज नहीं बनी है। इनकार गोल्डन जुबली हिट रही है, थ्रिलर रही है, अपने जमाने में सुपर हिट फिल्में रही है। ऐसे भी आप गुलजार भाई की अचानक जी, विनोद खन्ना जी की आप वो देखिए, थ्रिलर रही है। तो ऐसा नहीं है कि उस जमाने में थ्रिलर नहीं बनी। तो आज कंटेंट तो कमाल का आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ फिल्में ऐसी है जो देखने के बाद लगता है कि वो यार इस और बेटर हो सकती थी, यार इसको ऐसा करना चाहिए था। कैसे समझाऊं मैं आपको, कहीं कुछ होता है ना, वो वहां पे कहते हैं कि हाँ यार ये DI में ठीक हो जाएगा, हाँ ये कलर करेक्शन में ठीक हो, हाँ यहाँ पे हम रैंप कर लेंगे, हाँ यहाँ पे हम फेड इन फेड आउट कर लेंगे। तो टेक्निक पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि जो उसका मेन जो आत्मा है वो कहीं जाकर मिस हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी आ रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, खासकर एक्टर एक्ट्रेसेस जी, उनको फेमस होना है, उनको बहुत जल्दी फेमस होना है। मुझे सोशल मीडिया पर इतने लोग कांटेक्ट करते हैं कि मुझे बहुत शौक है एक्टर बनने का, हमें भी काम दिलवा दो, हम भी कहीं खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो मेरा उनसे वही सवाल होता है कि क्यों आपको खड़े होना है? ऐसा क्या है सिनेमा में कि हमें भी कुछ काम दिलवा दो? हमें ये शौक नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। यहाँ पर आपको पैशनेट होकर आना है, यहाँ पर आपको सीख कर आना है, ये आपके अंदर पहले से वो टैलेंट होना चाहिए। शौक तो मुझे भी है गाना गाने का, लेकिन मुझे पता है मैं इतना बुरा गाना गाता हूँ कि मेरे परिवार वाले ही मुझे चुप करवा देते हैं कि भाई मत गाओ। तो शौक, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छा, मुझे शौक है गाना गाने का, मतलब मैं प्रोफेशनली सिंगर नहीं बन सकता हूँ। तो आपको शौक है एक्टिंग करने का, मगर आप कितने अच्छे एक्टर हैं। आप अपने एक छोटे से गांव में हैं और आपको शौक है एक्टिंग, आप मुंबई चले आए क्योंकि वहां पे आपके 4 दोस्तों ने कहा कि अरे तू तो बहुत अच्छा एक्टर है, तुझे मुंबई जाके ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर आप आके आप इतने साल लगा देते हैं, फिर आप इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, फिर आप कास्टिंग काउच और ये और वो और शोषण और आप फिर सारी बातें करने लगते हैं। तो आजकल के जो लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई जल्दबाजी ना करें, पहले समझ ले। आज तो बहुत सारे माध्यम आ गए, आप मोबाइल पर अपना वीडियो बनाइए, अपने खुद के ऑडिशंस दीजिए, खुद की चीजें बनाकर देखिए, दूसरे एक्टरों के डायलॉग को बोलकर देखिए, फिर आपको अगर समझ में आता है तो आप आइए मुंबई आकर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की लाइन है। हो सकता है आपके आते ही आपको सेकेंड डे चांस मिल जाए, हो सकता है आपको 10 साल तक चांस ना मिले। कई एक्टर्स हैं आप देखिए जिन्होंने कई साल तक स्ट्रगल करने के बाद उनको प्रसिद्धता मिली है। तो पहले के माहौल में और अभी के माहौल में मैं ये फर्क देखता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं जिनको मशहूर होना है, जिनको एक्टर बनना है। बहुत सारे लोग उसमें से नहीं है केपेबल। सही समय पे ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ इतनी कम है ना, जो आपका यूथ का जो पीरियड है, लाइफ स्पैन तो चलो आज साइंस ने तरक्की कर ली, लाइफ स्पैन आपका बढ़ सकता है, लेकिन यूथ का पीरियड आपका नहीं बढ़ सकता। वो जो आपका टाइम है वो आप वेस्ट कर दोगे अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है या आपका कुछ हो नहीं। इसलिए मैं, जो भी लोग आते हैं ना, वो लोग मुझे कहते हैं कि मुझे शौक है, तो मैं कहता हूँ पहले कि आप फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कितना सस्टेन कर पाओगे, कितना आप, क्योंकि मुंबई में बिना काम के या काम की तलाश में कितने दिन तक आप रह पाओगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फिर वो सपना टूटने लगता है, फिर पैसे नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर वो सर्वाइवल, एक बहुत सर्वाइवल। हाँ, फिर आप क्या करोगे, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो अपने ही गाँव में पहले समझ लीजिए कि आप कितना कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना टैलेंट आप में है जी, तो बिल्कुल वेलकम। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो।
तरह। जी देखो देखो आंखें ना चुराना, इस पल से आखिरी पल तक संग संग अब रहना है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो हो तुम हो, तुम हो। आपका फिल्मी सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक समय आया 80 के दशक में कि जब दूरदर्शन बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने लगा, तो आप दूरदर्शन की तरफ भी आए और सीरियल्स में आप काम करने लगे। ये कैसी शुरुआत हुई इसकी? मैं शुरुआत के चंद एक्टर्स में से था जिन्होंने फिल्म से टेलीविजन की तरफ स्विच किया जी। उस वक्त काफी लोगों ने अपोज भी किया था कि क्यों मैं टीवी कर रहा हूं, लेकिन मैं उसी वक्त समझ गया था कि टीवी फ्यूचर है, आने वाला टाइम टीवी का है। मैंने टीवी तब शुरू किया था जब सिर्फ दूरदर्शन था और दूरदर्शन पे सिर्फ 2 ही टाइम स्लॉट थे, एक 9 से 9:30 और एक 10 से 10:30। ये 2 ही स्लॉट्स थे और वीकली सीरियल्स चलते थे। डेली सोप का ट्रेंड उस वक्त नहीं था। तो सबसे पहला मेरा एक सीरियल आया था पूर्णिमा, अच्छा, जो शरद चंद्र जी के नॉवेल पर था। फिर उसके बाद मैंने चुनौती की, फिर मैंने श्रीकांत, फिर और भी मैंने सीरियल्स किया। तो उस वक्त मुझे याद है कि इतना ऑपोजिशन आ गया था कि 2 यूनियंस बनने जा रही थी कि एक तो फिल्म के एक्टर्स होंगे और एक टीवी के एक्टर्स होंगे जी। टीवी के एक्टर फिल्म नहीं करेंगे और फिल्म के एक्टर टीवी नहीं करेंगे, और तुमने अगर टीवी कर लिया तो फिर तुमको फिल्म में नहीं लिया। ये सारी बातें उस वक्त हो रही थी और मैं सबको समझाता था कि आप टीवी को अपोज मत कीजिए क्योंकि आने वाला टाइम टीवी का है। और वही हो रहा है, वही हुआ है फिर जी। तो मैंने टीवी की शुरुआत बहुत ही स्टार्टिंग में, बहुत ही शुरुआत में की थी जी। और उस समय टीवी ये जो मीडियम है पूरी तरह से नया था और सबके लिए नया था, एक्टर्स के लिए भी, डायरेक्टर्स के लिए भी। हाँ, वो क्योंकि भी देखिए ना, आधे घंटे का एक एपिसोड उस वक्त, हाँ, मतलब उस वक्त के लिए वो भी बहुत जल्दी हुआ करता था। 3 दिन में एक एपिसोड बनता था। अच्छा। तो जो फिल्म 2-2.5 घंटे की फिल्म 40 दिन में बनती थी, 30 दिन में बनती थी, वो वहां पर आप समझ लीजिए 2 घंटे का सॉफ्टवेयर आप 10 दिन में बना रहे थे जी, 12 दिन में बना रहे थे। तो सबसे पहला शौक तो वही था कि आधे घंटे का एपिसोड 3 दिन में कैसे। आज तो आधे घंटे का एपिसोड 1 दिन में बन जाता है, लेकिन उस वक्त के लिए वो भी बहुत एक नयापन था। और मेरे साथ तो ये हुआ कि क्योंकि सिनेमा में, फिल्मों में हम लोग जिस कैमरे पर शूट करते थे जी, उसकी मोटर की एक आवाज आती थी। अच्छा। वो कर्र, एक उसका मोटर चलता रहता था। हाँ। तो एक एक्टिंग का मेरे साथ ये होता था, बहुत सारे एक्टरों के साथ हुआ है ऐसा कि जब तक वो मोटर की आवाज कान में ना आए ना तो परफॉर्मेंस नहीं निकलती थी कि हाँ कैमरा ऑन हो गया। और जब हम टीवी करने लगे तो टीवी में कोई कैमरे की आवाज ही नहीं आती थी। अच्छा। एक सिर्फ बीप स्टार्टिंग में आता था, टी हुआ मतलब कैमरा ऑन है। अच्छा। तो वो आवाज नहीं आ रही है और आपको एक्टिंग करनी है, तो ऐसा लगता था जैसे रिहर्सल हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एक मुझे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। डायरेक्टर के एक्शन कहने का इंतजार के साथ साथ आप उस कैमरे की आवाज के साथ भी, हाँ, मैं बिल्कुल सेट था। अच्छा। तो वो एक बहुत हंसी की बात है। और अभी तो खैर सिनेमा के कैमरों में भी आवाज नहीं आती, अभी सब जगह डिजिटल हो गया है। तो जैसे कि आप बात कर रहे थे कि फिल्मों के बाद मैंने टेलीविजन में स्विच किया, तो हाँ, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एक्टर्स जिन्होंने फिल्म से टीवी में स्विच किया। जी, चलिए इस मोड़ पे एक और गीत आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। मेरे टेलीविजन और फिल्म के स्विच होने के दौरान की ही एक फिल्म थी, वो 7 दिन। हाँ, वो मेरी एज अ चाइल्ड एक्टर मेरी लास्ट फिल्म थी। अच्छा। तो उसका एक गाना सुनाइए, वो 7 दिन का, क्योंकि वो एक फिल्म थी। उसके बाद फिर मैंने टेलीविजन में भी काम करना शुरू किया था। अच्छा। नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है,
प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। नहीं जाता हो जाता है। नींद हजारों ने खोई, प्यार पे जोर नहीं कोई। नींद हजारों ने खोई, आकर दिल की बातों में लंबी लंबी रातों में प्रेमी जागते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। वो 7 दिन फिल्म का ये गीत हमने सुना श्रोताओं। और अब राजू जी से आगे पूछते हैं कि क्या कैमरे के पीछे भी कोई रोल निभाया है आपने? कैमरे के पीछे अब मैंने, क्योंकि इतने साल से मैं काम कर ही रहा हूं, तो ऑफ कोर्स मैंने वॉइसिंग भी की है, मैं डायरेक्शन भी करता रहता हूं बीच बीच में जी। और मैंने गाना भी गाया है। मेरी एक फिल्म थी धन दौलत, उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ किशोर कुमार जी के साथ गाना गाने का। अच्छा। और आज भी
जब वो गाने का जिक्र होता है तो सिंगर्स में मेरा नाम आता है, किशोर कुमार के नीचे मास्टर राजू। जबकि उसमें बहुत छोटा सा कुछ मैंने बोला है, लेकिन मेरा नाम आता है और मैं भी कहता हाँ मैंने किशोर दा के साथ गाना गाया है। अच्छा। धन दौलत फिल्म थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। हाँ। उसमें गाना था खुदकुशी करने का इरादा कर लिया मैंने, उसमें मैंने गाना गाया था। राजू जी थोड़ा और पीछे चलते हैं। राजू जी कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, मगर बहुत से किस्से कैमरे के पीछे भी होते हैं। जैसे अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस रिकॉर्डिंग से पहले भी हमारी बातें होती है, तब आपने कहा था कि कोई शर्त लगी थी आपकी हेमा जी के साथ। ये तो कमाल का किस्सा है और बहुत अच्छा रिसर्च किया है आपने, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बात ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ। कि ये क्या किस्सा हुआ था सेट पर। खुशबू के सेट पर असरानी जी जो थे उनका रोल था, वो खिलौने बेचने वाले होते। अच्छा। तो उनके जो खिलौने की टोकरी थी उसमें एक लट्टू था। हाँ। टॉप। तो वो मैं भी चलाना सीख रहा था। अच्छा। तो कभी चलता था कभी नहीं चलता था। हाँ, हाँ। तो मोहन स्टूडियो में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो हेमा जी देख रही थी और हेमा जी हंसती रहती थी। हाँ। तो मैं चलाता रहता था और फिर उन्होंने कहा लाओ लाओ मुझे दिखाओ। तो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने कहा था अरे नहीं नहीं आपसे नहीं चलेगा ये। अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे चल गया तो। हाँ। तो मैंने कहा चलो लगी शर्त। अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो 2-2 रुपए की शर्त। तो उन्होंने 2 रुपए की शर्त लगाई और उनसे वो लट्टू चला नहीं। अच्छा। तो अब वो था कि सिर्फ बात थी कि चलो 2-2 रुपए की शर्त, बात लग गई। अब मैं उनके पीछे पड़ गया, मैं भी बहुत छोटा था। हाँ। कि लाओ मेरे 2 रुपए दो, लाओ मेरे 2 रुपए दो। और मेरी माँ आया करती थी सेट पर, मेरी माँ मुझे समझाती है मत बोल ऐसे मत बोल, अरे वो हेमा मालिनी है, अरे ऐसे मत। मैंने ऐसे क्यों, मैं वो शर्त हार गई है तो मुझे क्यों नहीं दे रही भाई। वो नेक्स्ट डे मैंने उनको इतना ये कर दिया, मेरे पैसे दो मेरे। फिर अल्टीमेटली उन्होंने उनके मेकअप मैन से लिया 2 रुपए, उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। तो खुशबू की ये रही है यादें। और एक मेरा सीन था हेमा जी के साथ जिसमें मुझे लड्डू खिलाती है, फिर बोलती है माँ बोल तो पानी दूंगी। हाँ, वो हाँ, बहुत अच्छा सीन था जो लोगों को अभी भी रुला देता याद है। जी जी। और एक बहुत अच्छी बात है खुशबू की जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एक गाना था 2 नैनों में आंसू भरे हैं। ये गाना जब सबसे पहली बार रिकॉर्ड हुआ लता जी की आवाज में जी, तो ये प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेशन के साथ म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड हुआ था। इस गाने में मैं भी था और बहुत ही स्लो, बहुत ही पैथोस वाला, बहुत ही सैड गाना था। तो जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया उसके बाद गुलजार भाई ने ये डिसाइड किया कि इन्हें ये गाना विदाउट म्यूजिक चाहिए। अच्छा। अब उस जमाने में इस तरह के अलग ट्रैक्स नहीं हुए करते थे जैसे आज होते हैं कि 30 ट्रैक म्यूजिक के हो गए, एक ऑडियो का एक अलग ट्रैक हो गया। उस जमाने में ऐसा नहीं था, एक साथ म्यूजिशियंस भी एक साथ ही बजा रहे होते थे, सिंगर भी एक साथ ही गा रहा होता था और पूरा का पूरा एक साथ रिकॉर्ड हो रहा होता था, एक ही ट्रैक पे पूरा रिकॉर्ड होता था। तो पूरा गाना रिकॉर्ड होने के बाद ऑर्केस्ट्रा के साथ, म्यूजिशियंस के साथ गुलजार भाई ने ये डिसाइड किया कि नहीं, उन्हें ये गाना विदाउट म्यूजिक चाहिए, सिर्फ लता जी की आवाज रहेगी इसमें। तो वो गाना फिर दोबारा रिकॉर्ड किया गया विदाउट म्यूजिक, जो फिल्म में अभी है। अच्छा। तो मैं चाहूंगा वो गाना सुनाएं कि किस तरह लता जी ने ठहरा के रखा उस गाने में ऑडियंस को, और आर डी बर्मन का म्यूजिक ना होते हुए भी जो उन्होंने, तो किस तरह पंचम दा ने भी लता जी से परफॉर्मेंस निकाली और जो विजन था जी गुलजार भाई का कि नहीं ये गाना विदाउट म्यूजिक होगा। तो वो गाना मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सुनाएं। और जिस तरह बिना म्यूजिक के ये गाना रिकॉर्ड हुआ, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि गुलजार भाई जो थे वो अपनी फिल्मों के जो गानों का जो पिक्चराइजेशन होता था उसमें कभी डांस मास्टर को भी नहीं बुलाते थे। अच्छा। उनकी सारी फिल्मों की जो कोरियोग्राफी है वो खुद ही करते थे। अच्छा। चाहे जितने आप परिचय के जितने गाने देख लीजिए, मुसाफिर हूं यारो, या ये जो गाना मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये इसका इवन खुशबू का जो वो गाना था सावन जले बादों चल, ये गाने में बेचारा दिल क्यों, बेचारा दिल क्या करे, इसमें भी कोरियोग्राफर नहीं था, ये गुलजार भाई ने ही पिक्चराइज किया था। खैर हम बात करें इस गाने की कि जिसमें ना डांस मास्टर थे, ना कोरियोग्राफर थे, ना म्यूजिक डायरेक्टर था, और गाना सुपर हिट था, 2 नैनों में आंसू भरे। आइए सुनते हैं। नीलिया
राजू जी, बाल कलाकार के रूप में आपने, मास्टर राजू के रूप में आपने स्टार ऑफ द मिलेनियम जिन्हें कहा जाता है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम किया है। उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा और किस फिल्म को याद करना चाहेंगे आप इस बहाने? अमित जी के साथ मैंने फरार में काम किया, लेकिन उससे पहले मैंने अभिमान में उनके साथ काम किया। अच्छा। वो सबसे पहली बार मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया था अभिमान में। 73 की बात है। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने एक फिल्म की थी खुददार, जिसका गाना हम लोगों ने सुनाया, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। उसमें मैंने उनके बचपन का रोल किया था। फिर नास्तिक एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने उनके बचपन का रोल किया था। त्रिशूल में मैंने उनके बचपन का रोल किया था। फिर फरार में मैंने उनके साथ काम किया था। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट बहुत ही एपोलोजेटिक एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ, क्योंकि होता ये था कि अमित जी बहुत ही पंचुअल है, जैसे कि सब जानते हैं, तो वो बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाते थे सेट पर। और उस वक्त जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत काम कर रहा था, तो मैं एक शूटिंग करके आता था, फिर मैं फरार की शूटिंग करता था 4-5 घंटे के लिए, फिर मैं चला जाता था तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए। तो मेरे और अमित जी के जितने सीन्स हैं, उसमें जो क्लोजअप्स हैं, अच्छा, वो जब मैं सेट पर नहीं हूं, जब मैं नहीं पहुंचता, वो लोग अमित जी के क्लोजअप्स ले रहे होते थे। अच्छा, कि भाई जब तक राजू नहीं आया है तब तक इनके शॉट्स लो। फिर जब मैं आ जाता था, अरे राजू सिर्फ 4-5 घंटे के लिए आया है, तो सारे कॉम्बिनेशन के हमारे शॉट्स और मेरे क्लोजअप्स, अच्छा, और ये सब फिर उनको बिठा देते थे कि अरे ये चला जाएगा, इसका काम पहले खत्म करते हैं। तो आज मुझे इतनी शर्म आती है कि अरे यार, मतलब उस वक्त अमित जी बैठे रहते थे और मैं शॉट देता था, और एक उनको ना हाथ पे जख्म है उस फिल्म में, उनको गोली लगी है, तो उनके हाथ में एक जख्म है। तो एक मेकअप मैन ने इतना रियलिस्टिक जख्म बनाया था, और वो देखने में इतना डरावना और इतना गंदा दिखता था। तो मेरी मम्मी ने उनसे कहा था कि अरे जब शॉट नहीं हो तो ये क्यों ऐसे खोल के रखते हो, इसको आप पिन अप करके रखिए ना, देखने में कितना कैसा अजीब सा दिखता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा सॉरी और वो बेचारे वो पिन, सेफ्टी पिन से उसको पिन अप करके रख देते थे। तो उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ और मैंने रियलाइज किया कि मतलब वो बेचारे जेंटलमैन यार, तो वो इंतजार भी करते थे और मेरा शॉट हो जाता था। फिर जब मैं चला जाता था तब उनके जो कॉम्बिनेशन थे शर्मिला टैगोर के साथ, या वो सब लोग करते रहते थे। उस वक्त मैं ऐसा था कि मैं टैक्सी में कपड़े बदलता था। अच्छा। कि हाँ, एक सेट से निकला तो कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं, क्योंकि दूसरे सेट पर पहुंचना, खत्म करके तीसरे सेट पर पहुंचना, इतना काम कर रहा होता था मैं। उस दौरान ये फरार फिल्म शूट हुई है। और फिर बाद में कभी मौका मिला कि उनसे उसके बाद मैं जया जी के बहुत, अच्छा, हाँ, जया जी के बिल्कुल टच में हूँ। हाँ। और इतना अच्छा काम मुझसे निकलवाया गया था उस फिल्म में। जी जी। इतना अच्छा रोल था मेरा, इतने अच्छे सीन्स थे, इतने अच्छे डायलॉग थे, और जो केमिस्ट्री थी मेरे और अमित जी के बीच, वो इतने अच्छे से लाई गई है स्क्रीन पर। बाद में जब मैंने बड़े होने के बाद जब मैंने देखा, और फिर मुझे उसकी वैल्यू समझ में आई। यार मैंने अमित जी के साथ इतना काम किया और इतना अच्छे मेरे सीन्स हैं, और मैंने गाना भी गाया है। मेरे और उनके साथ एक गाना भी पिक्चराइज हुआ है। मैं चाहता कि वो गाना आप सुनाएं लोगों को कि मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, है ना हूं तो है ना हूं तो। तुम सावन, मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, होना होना
बंद करूं मैं सपने तुम्हारे आए। प्यार बिना ये जीवन फीका, सपने ये समझाए। मन से मन की डोरी का तुम ही तो हो बंधन, होना होना तुमने मुझे ही देखा। मैं तो एक परछाई हूँ, तुम ही हो मेरे दर्पण। होना हूँ तो होना हूँ तो मैं प्यासा तुम सावन, राजू जी, आपके सेकेंड इनिंग में जब आप युवा कलाकार के रूप में स्थापित हुए और ज्यादातर टीवी में काम करने लगे, ऐसे में आपने फिल्मों में भी नए कलाकारों के साथ, नए हीरोज के साथ काम किया है, तो कैसा अनुभव रहा? क्या फर्क महसूस किया और कैसे आपने नए जमाने के साथ इसका सामना किया? जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी आज के सुपरस्टार्स हैं, जब ये न्यू कमर्स थे, इन सब के साथ मैंने इनकी स्टार्टिंग की फिल्मों में काम किया है। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सैफ हो, और भी कौन कौन थे, बहुत सारे लोग जो इतनी लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, उनके साथ में भी कमल सदाना थे, राहुल रॉय थे, तो इनके साथ में भी मैंने, पृथ्वी, इन सब लोगों के साथ में भी मैंने काम किया है। तो एक फ्रेशनेस है। ऑफ कोर्स आज की सोच अलग है, आज के टीनेजर्स जो उस वक्त जो युवा पीढ़ी थी, तो वो एक नई चीजें लेकर आए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि सलमान जब आए थे, उस वक्त जो हीरोज थे जी, वो सब जो है 55 प्लस थे। चाहे विनोद खन्ना हो, चाहे अमित जी हो, चाहे जितने भी उस वक्त के जो जैकी श्रॉफ हो, अनिल कपूर, ये सब लोग बिल्कुल एक एज में काम कर रहे थे। और इस दौर में सलमान जैसा एक एक्टर, एक यंगस्टर जी, मुझे सलीम साहब बोलते थे कि ये कैसे हीरो बनेगा, ना ये स्मगलर लगता है, ना ये पुलिस ऑफिसर लगता है, ना ये गुंडा लगता है, ना ये डॉक्टर लगता है, तो ये कैसा हीरो बनेगा? क्योंकि पहले यही होता था, अगर आप हीरो हैं तो या तो आप बिजनेसमैन हैं, या पुलिस ऑफिसर हैं, या तो आप गैंगस्टर हैं, डॉन हैं, ये। लेकिन बेबे सलमान की अपनी कन्विक्शन थी, वो आए और वो इतने बड़े स्टार बने, ऊपर वाले ने उनको नवाजा। तो फिर ये जितने नए यंगस्टर्स आए, ये नया एंगल, नया फ्रेशनेस लेकर आए हैं। और मेरा मानना है कि डेस्टिनी होती, जैसे आपके इस इंटरव्यू में मैंने स्टार्टिंग से मैंने इस बात पर जोर दिया है कि जो आपके साथ होना है वो आपके साथ होता है, होकर ही रहेगा। वो चाहे जितने भी लोग अपोज करें या आपके फेवर में आए। आज आपका काम नहीं बन रहा है तो आपको अपोज करेंगे, जब आपकी चीजें आपके जब ठिकाने पे सेट हो जाएगी तो वही लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। जी जी। तो सलमान की किस्मत में था ये स्टारडम, वो मिला उसे। बिल्कुल। डेस्टिनी की आप बात कर रहे हैं राजू साहब, यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगा खासतौर से उनकी नजर से कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कि केवल किस्मत के भरोसे नहीं रहा जा सकता, उसके साथ आपका काम होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि
किस्मत का एक बहुत बड़ा हाथ है। बिना नाम लिए आप खुद भी समझोगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जी जो मशहूर रहे हैं मगर टैलेंटेड नहीं थे, आज भी है। जी जी तो वो किस्मत है, वो आपकी किस्मत में आना है। जी जी अमरीश पुरी जी को अगर आप देख ले, इतने टाइम उन्होंने स्ट्रगल किया मगर एक एज के बाद में आके उन्हें सक्सेस मिला। ये उनकी किस्मत थी कि उस एज के बाद उनको सक्सेस मिलना था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि भाई वो तो मुंबई आए और आते ही वो स्टार बन गए। जी तो ये आपकी किस्मत होती है। ठीक है, आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। जी। आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा, किस्मत में नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कीजिए, कितना भी अच्छा काम कीजिए, वो आपको नहीं मिलेगा। मैं अगर अपनी ही बात करूं, कौन से चाइल्ड एक्टर है जो बड़े होने के बाद भी काम कर रहे हैं? ये तो मेरी किस्मत है जी कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे काम मिल रहा है और मैं ये इसी फिल्म इंडस्ट्री में हूं और एक्टिंग ही कर रहा हूं। जी कितने चाइल्ड एक्टर्स मुझसे पहले भी ट्राई कर चुके हैं मगर वो बड़े होने के बाद नहीं इतना काम कर पाए। मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी किस्मत है। जी जी। आपने अपने जमाने को याद किया कि आपके साथ भी जो काम करते थे, जी। अब कितने लोग आपके संपर्क में हैं? बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स हैं। मयूर है अच्छा, मेरे संपर्क में, इस वक्त इंडिया में नहीं है, वो अब्रॉड कहीं सेटल्ड है। तो वो मेरे टच अलंकार में उन दिनों में होते थे। अलंकार भी इस वक्त इंडिया में नहीं है, वो भी यूएस में सेटल्ड है। और भी बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स है। बहुत सारे लोगों को शायद आज के लोग नहीं पहचानते होंगे। तो काफी लोग हैं जी जी मेरे टच में। हाँ, सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो गुम हो गए थे, जो आउट ऑफ टच हो गए थे, वो दोबारा संपर्क में आ गए हैं। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फायदा रहा है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट
आपने सोशल मीडिया की बात की और यही मेरा अगला सवाल है कि सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। आपके जीवन को, आपके करियर को क्या नया दिया है, क्या बदलाव उसमें आया है सोशल मीडिया की वजह से? सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह मैंने आपके इंटरव्यू में पहले कहा है कि जब सिनेमा से टेलीविजन की तरफ चीजें जा रही थी, तब मैंने कहा था कि टेलीविजन इज हियर जी इन अ बिग वे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो खैर लेट हो गया ये कहने में, लेकिन सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी इन अ वेरी बिग वे। मतलब एंटरटेनमेंट का जो ऑल्टरनेटिव टीवी ने दिया था एक जमाने में, जी, तो वही ऑल्टरनेटिव आज सोशल मीडिया दे रहा है। पहले आप 2 घंटे थिएटर में जाकर फिल्म देखते थे, आज आप 2 घंटा सोशल मीडिया पर निकाल दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो इंटरव्यू देख रहे हैं, ये शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं, इतने ऐप्स आ गए, इतनी सारी चीजें हो गई है। आपका मनोरंजन सोशल मीडिया पे घर में बैठ के आपके मोबाइल पर ही हो रहा है जी। और सोशल मीडिया ने अपने स्टार्स दिए हैं, सोशल मीडिया के अपने स्टार्स हैं, तो वहां से भी एक फेम का रास्ता मिला है। बहुत सारे लोग जो फिल्मों में आने की कोशिश कर रहे थे, टीवी में आने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपने ही शहर में, अपने ही गांव में अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की और पूरी दुनिया में आज लोग उनको पहचानते हैं। यही तो किस्मत है कि उनकी किस्मत में फेम था जी, फिल्म में नहीं मिला, टीवी में नहीं मिला, सोशल मीडिया से मिला, वो उनको मिलना था। और लोग सोशल मीडिया से पैसा भी कमा रहे हैं। हम देख रहे हैं लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, वहां से उनको पैसा भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है। तो इट इज द नेक्स्ट वेरी बिग थिंग गोइंग टू हैपन। अब सोशल मीडिया भी आ गया है, तो ये भी मैं कह दूं हमारा ये इंटरव्यू खत्म होने से पहले, जाने से पहले, कि एक बहुत कन्विक्शन के साथ मैं ये कहूंगा कि स्टारडम जो है वो डाइल्यूट हो गया है। अच्छा, जो गाढ़ा स्टारडम पहले हुआ करता था, अमित जी, दिलीप साहब और शाहरुख खान, मुझे ऐसा लगता है कि अब सोशल मीडिया के आने के बाद फिल्म का अपना स्टारडम होगा। टीवी के अपने स्टार्स हैं, ओटीटी के अपने स्टार्स हैं, सोशल मीडिया के अपने स्टार्स हैं, और इतनी सारी चीजें पब्लिक देख रही है आज। तो वो क्रेज जो है वो बहुत बड़े स्टार का, वो धीरे धीरे कहीं कम होता हुआ दिख रहा है और आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान आई थिंक इज द लास्ट लेजेंडरी स्टार। उसके बाद ऐसा कोई इतना बड़ा स्टार मुझे नहीं लगता कि होगा जो इतनी बड़ी इनिंग खेलेगा या इतना क्रेज जिसका बनेगा। ठीक है, लोग पॉपुलर होंगे जी, पॉपुलर होना एक अलग चीज है, लेकिन लेजेंड हो जाना वो एक अलग चीज है। तो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया के आने से सोशल मीडिया ने अपने स्टार्स दिए हैं, अपने इन्फ्लुएंसर्स दिए हैं, तो आज आप एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, आप एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को सोशल मीडिया से, अपने ही मोबाइल पर। ये चेंजेस आई है। पहले जैसे लोग थिएटर में जाते थे, वो एक इवेंट होता था जी, आप तैयार होकर जाते थे कपड़े, और अड़ोस पड़ोस में बोलकर जाते थे कि आज मैं 6 से 9 परिवार के साथ थिएटर में जा रहा हूँ देखने के लिए। मैंने वो माहौल भी देखा है। आज यकीन नहीं होगा लोगों को, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लड़का लड़की देखने का प्रोग्राम थिएटर में होता है। ओह, ये मैंने मेरी आंखों से देखा है कि इंटरवेल, वो जमाना था, आज के लोग यकीन भी नहीं करते कि इंटरवेल में लड़के वाले और लड़का खड़ा हुआ है और वो लड़की वहां पर है ना, वो वहां देखो, वो जो लड़की है ना वो लड़की है। अच्छा, लड़का लड़की देखने का प्रोग्राम कि हाँ फिर अब तुमको अगर लगे तो फिर जाएंगे इनके घर इन्हें देखने के लिए। अच्छा, वो भी एक जमाना था जब थिएटर में, ये मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, मेट्रो थिएटर की बात है। तो ये ऐसा हुआ है, तो वो भी एक जमाना था। सिनेमा थिएटर में जाना एक इवेंट हुआ करता था। फिर लोगों के घरों में आ गया मनोरंजन, लोग टीवी पे देखने लगे, अब मोबाइल पर देख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टार्स आ गए हैं, बहुत सारे फेमस लोग आ गए हैं। खैर, जाने से पहले सभी को शुभकामनाएं और सभी को प्रसिद्धता मिले, सभी को फेम मिले और सभी लोग पैसा कमाएं, और जो लोग सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ओटीटी देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो इसी तरह एंटरटेन होते रहें। हमारा कार्यक्रम पूरा हो उससे पहले एक आखिरी गाना। मेरी एक बहुत फेवरेट फिल्म रही है और मेरी लाइफ का सबसे पहला इंटरेस्टिंग आउटडोर रहा है जब मैं शिमला गया था। अच्छा। और फिल्म थी दाग, और फुल स्नो था उस वक्त और ठंड थी, और पहली बार मैं अपने घर से बाहर निकला था। मेरे लिए ये पूरा एक नया एक्सपीरियंस था जी। और यश चोपड़ा अपने जमाने के इतने लेजेंडरी और इतने फ्लैम्बॉयंट प्रोड्यूसर थे जो बिल्कुल बिगाड़ के रखे थे हम सबको। इतनी अच्छी फैसिलिटीज, और बहुत मजा आया था उस फिल्म की शूटिंग करने में। और राजेश खन्ना अपने जमाने के इतने बड़े स्टार, राखी जी और शर्मिला जी और यश जी, और ये फिल्म का जो गाना है
इसमें शर्मिला टैगोर जी भी थी और मैं भी था जी। और ये गाना हम दोनों पर पिक्चराइज हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये गाना आप लोगों को सुनाएं, हवा चली कैसे। ओहो,
बहुत सुंदर गीत है। और इसी फिल्म का राजू जी एक गाना है, मेरे दिल में आज क्या है। तो हम जानना चाहेंगे कि मास्टर राजू के दिल में आज क्या है। मेरे दिल में, ये भी एक मेरा बहुत लंबा जवाब हो सकता है, मेरे दिल में ये है कि सब खुश रहें, सब आबाद हो, सब बहुत पॉजिटिव रहें, सब बहुत ज्यादा पैसा कमाएं और सब बहुत ज्यादा घूमे फिरे और दुनिया देखें। क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है जी। हम अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई है, गाली गलौच इतनी बढ़ गई है। अभी कुछ दिन पहले की मैं एक किस्सा था कि एक कोई लड़की थी, उसको इतना ट्रोल कर दिया गया था कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जी जी जी। तो ये जो नेगेटिविटी है, इसकी वजह कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों लोग ऐसी ट्रोलिंग करते हैं। तो मेरे दिल की ये बात है कि ट्रोलिंग बंद हो जाए, हम लोग जो रिलीजन को लेकर जो हम लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई बंद हो जाए, ऊंची जाति और नीची जाति को लेकर जो लड़ाई हो रही है वो बंद हो जाए, प्यार मोहब्बत भाईचारा और एकता और भी ज्यादा, ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, अभी बिल्कुल है, लेकिन ये और ज्यादा हो जाए और सब एक खुशी का माहौल बने और सब हंसी खुशी प्रोग्रेस करे मेरे इस भारत में। राजू जी, मास्टर राजू के रूप में सभी आपको याद करते हैं, सभी को आप याद आते रहेंगे हमेशा। और वो जो मासूमियत उस समय होती थी वो आज भी आपकी बातों में है। और उसी दिल से, सच्चे मन से आपने सबके लिए जो दुआ दी है, इसके लिए, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए विविध भारती की ओर से और हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। विविध भारती के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। मास्टर राजू से जयंत पात्रीकर की बातचीत का ये दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंगल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।